नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज है आपका उत्तराखंड एलटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज नंबर 5 और आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पिछले क्लासेस के मुकाबले, यानी कि पिछले टेस्ट सीरीज़ के मुकाबले। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको एक ही बार में अटैम्प्ट कर लेना है और देखना है कितने राइट है कितने रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूँ मैं। एक तो यह है कि काफ़ी सारे क्लासेस हो चुके हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, इसके अलावा मैराथन क्लासेस भी हो चुका है। तो टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो ये पांचवा है, यानी कि इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज़ आपके आ चुके हैं और वो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में। ठीक, या तो मैं अभी उसको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का अलग, मैराथन क्लास का अलग, और वो मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में ताकि आपके लिए ईजी हो। और वैसे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैराथन क्लास, टेस्ट सीरीज़ और आपके कुछ वीडियोज़ हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, खासतौर से जो अभी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए गए जिसमें आपका मैराथन क्लास और टेस्ट सीरीज़ है, उसको एक बार देख लेना। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वहाँ पर भी आपको अपडेट्स दी जाती हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप का नेम है सेम एज चैनल नेम GOV एग्जाम इन्फो, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और चाहें तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम वगैरह पे। इसके अलावा मैंने जो आपसे कहा था कि एक फ़ाइनल क्लास होगा आपका एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है, तो उसमें थोड़ा लेंदी क्लास होगा, थोड़ा बड़ा क्लास होगा। वो वीडियो क्लास होगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं उसको कह लीजिए आप, वो आपका रिकॉर्ड किया गया जो है वो पूरा कंबाइंड होगा, यानी कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक हमने नहीं करे हैं। इसके अलावा जो अभी तक हमने पढ़ा है जितने भी क्लास में, उन सभी का कंबाइंड करके एक रिवीजन क्लास के तौर पर उसको ले लेना। ठीक है, देख लेना, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देखेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं बता दूं, वो आपका 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन में आ जाएगा, वेडनेसडे के आसपास आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सारे क्वेश्चन आपको एट ए टाइम अटैम्प्ट कर लेने हैं जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर बताना। क्वेश्चन पहला जो है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस की बात की गई है, सामाजिक क्षमता के डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इसके लिए बच्चों में सामाजिक क्षमता के विकास के लिए, यानी कि सोशली जो डेवलप होगा, उसके लिए कौन सी पेरेंटिंग शैली जो है आपका, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव होगा। क्या ऑथोरिटेटिव होगा, या फिर माफ़ कीजिएगा ऑथोरिटेरियन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन होगा, या फिर नेग्लेक्टफुल होगा, या फिर ऑथोरिटेटिव होगा, या फिर इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, यानी कि सत्तावादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, या फिर कृपालु। तो पूछा गया सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस। तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। अगर आपने सी गेस किया है या फिर सी सोचा है तो बिल्कुल सही है। ऑथोरिटेटिव यानी कि प्राधिकारिक या फिर आधिकारिक जो स्टाइल है वो यहाँ पर सबसे बेहतर होगा, क्योंकि देखिए ऑथोरिटेरियन की बात करें तो, सत्तावादी की अगर बात करें तो ये चीज़ आपने पढ़ा है कि ऑथोरिटेरियन वो होते हैं जो सत्तावादी, जैसे कि किंग्स की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजाओं का जो ऑर्डर होता था वो सबको मानना पड़ता था, यानी कि सत्ता का जो राजा होता था उसका ऑर्डर सबको फॉलो करना पड़ता था। सेम यहाँ पर ये चीज़ है कि पेरेंट्स की जो बात है, ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही होगा, यानी कि इसमें कंट्रोल बहुत रहता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है सत्तावादी स्टाइल या फिर पेरेंटिंग स्टाइल में सत्तावादी जो है वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है बच्चे पे और वो सोशली जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, सामाजिक क्षमता का विकास उसमें उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, नेग्लेक्टफुल की बात करें तो लापरवाह। ठीक है, तो ये चीज़ तो वैसे भी जो लापरवाह होंगे पेरेंटिंग स्टाइल में, पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो लापरवाह यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डेवलपमेंट के लिए बेहतर नहीं है। ऑथोरिटेटिव इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है कि बात करने पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें डिस्कशन पर फोकस किया जाता है, तो इसमें जो है कंट्रोल कम होता है बच्चे पर। ठीक है, लेकिन डिस्कशन के माध्यम से और जो केयर है, ठीक है, उसका बैलेंस रहता है यहाँ पर। तो डिस्कशन प्लस कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल कम रहता है, केयर ज़्यादा होता है, तो ये एक बैलेंस बना देता है। इस वजह से जो बच्चा है वो कंट्रोल के साथ जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें डेवलप हो पाता है। तो इस वजह से ऑथोरिटेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटेलिजेंट की बात करें कृपालु, यानी कि कृपालु में यह है कि कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सत्तावादी में कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है,
इंडल्जेंट में कंट्रोल बहुत कम रहता है बच्चे पे, तो इससे भी जो डेवलपमेंट है वो परफेक्टली नहीं हो पाता है सोशल। लेकिन जो आपका ऑथोरिटेटिव है इसमें परफेक्ट रहता है, यानी कि बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, कंट्रोल और केयर दोनों। इस वजह से सी ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि इवेल्यूएशन मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो आपका यूनिट है, आपके सिलेबस में भी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है आपका यह स्कूल आधारित मूल्यांकन है, क्या ये सही है। बी है आपका इसमें छात्रों के सभी पहलू शामिल हैं। सी है आपका इसमें नैदानिक मूल्यांकन शामिल नहीं है। डी है आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग इसके लिए किया जाता है। एक बार और देख लेना क्या पूछा गया है। जो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछा गया है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर बताने से पहले पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आपका ये कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन है, जाहिर सी बात है स्कूल आधारित मूल्यांकन है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें छात्रों के सभी पहलू शामिल होते हैं, ये भी सही है। इसमें नैदानिक मूल्यांकन शामिल नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इज़ नॉट इंक्लूडेड, जबकि इंक्लूडेड है, ठीक। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया गलत कौन सा होगा, तो चूंकि नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, जबकि ये है। और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि टू डेवलप क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड द टीचर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए शिक्षक को अगर बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करना है, यानी कि रचनात्मकता जो है, या जिसे कह सकते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो अगर इसको डेवलप करना है तो क्या चीज़ नहीं करना चाहिए शिक्षक को। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड, रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड, सेटिस्फाई द एंग्जाइटीज़ ऑफ द चाइल्ड, लीड द चाइल्ड टू नोवल थिंकिंग। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे एज अ टीचर अगर क्रिएटिविटी डेवलप करना है आपको बच्चे में। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑप्शन आपने गैस किया होगा, रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्ड। अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो खुलकर नहीं सोच पाएगा, जो चाइल्ड है वो ओपनली थिंक नहीं कर पाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो या जो भी चीज़ है उसमें अगर एज ए टीचर आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर, तो वो चीज़ आप नहीं डेवलप कर पाएंगे, क्या, क्रिएटिविटी को, ठीक। तो ये चीज़ है, तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप नहीं करेंगे बच्चे में एज ए टीचर, शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका अ स्टूडेंट इज ट्राइड टू न्यू नॉलेज इन सच अ वे दैट ही शी इज ट्राइड टू मॉडिफाई एंड एलोबरेट अ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी लर्नड। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज व्हाट। एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए जो संप्रत्यय या नियम है, या फिर कह लीजिए जो नॉलेज है पहले से सीखा हुआ, उसका परिमार्जन तथा विवर्धन करता है, ठीक है, यानी कि उस चीज़ों का यूज़ करता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग नोज एज व्हाट, क्या कहेंगे इसे, एलोबरेट्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी लर्न, ठीक है, जो ऑलरेडी लर्न है उसको यूज़ करता है, एलोबरेट करता है, ठीक है, नए ज्ञान को इस तरह सीखता है जैसे नए ज्ञान को सीखने के लिए जो पहले से नॉलेज है उसको एलोबरेट करता है, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसे कहेंगे, चार ऑप्शन दिए गए, कॉम्बिनेशनल, सबऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट या फिर कोरिलेटिव। तो कोरिलेट कर रहा है, एलोबरेट कर रहा है, तो ये होगा आपका सह संबंधनात्मक सीखना, यानी कि को रिलेटिव लर्निंग इसे कहेंगे। डी ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, यह पूछा गया है जब किसी एक सब्जेक्ट के विकास का समय समय पर अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन को क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को समझने के लिए अगर कहूँ कि एक ग्रुप है, ठीक है, सेम लोगों का एक ग्रुप है, मान लीजिए बचपन में उन पर स्टडी की गई, ठीक है, चार बच्चे हैं जिन पर बचपन में स्टडी की गई,
अगेन 5 साल बाद उन्हीं 4 बच्चों पर यानी कि उन्हीं सब्जेक्ट्स पर दोबारा से स्टडी किया गया, ठीक है, और उसके बाद 10 साल बाद फिर उन्हीं पर स्टडी किया गया। तो इस तरह का जो स्टडी है जो कि सेम सब्जेक्ट के विकास या फिर डेवलपमेंट को समय समय पर स्टडी करता है सेम सब्जेक्ट के, तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे? क्या इसे कहेंगे लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? तो देखिए सर्वे स्टडी तो नहीं होगा, सर्वेक्षण यानी कि जो सर्वे होता है, सिंपली आप समझते हैं सर्वे क्या है। तो सर्वे एक पूरा जो होता है आपका उससे रिलेटेड है, सर्वेक्षण जो होता है। इसके अलावा लाइफ जीवन इतिहास का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें आपका एक कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम गैप पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिपीटेड वे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। पार के अनुभागीय अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये भी नहीं होगा आपका। तो डी ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और उस पर स्टडी किया जाएगा टाइम टू टाइम, तो ये चीज़ है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय होम। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने स्टेटमेंट दी हैं लर्निंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वुडवर्थ, ह्यूकम, सिम्पसन, डॉक्टर मैस। तो इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। अगर आपने वो ए ऑप्शन गैस किया है तो बिल्कुल सही हैं आप, वुडवर्थ इसका राइट आंसर होगा। और वुडवर्थ की बात करें तो इन्होंने ये भी कहा है कि डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, ठीक है, तो कभी इस तरह से पूछा है तो वुडवर्थ पढ़ा ही होगा आपने, तो वुडवर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पूछा गया है, ठीक है, आरंभिक बाल अवस्था का आयु वर्ग क्या है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है आपने। तो ये चीज़ है 0 से 2 साल होगा, 2 से 4 साल होगा, 2 से 6 या फिर 4 से 7। अर्ली चाइल्डहुड की बात की गई है, ध्यान में रखना। अब इसका आंसर बताइए। देखिए ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, किस तरह से डिफाइंड है एक बार मैं बता देता हूँ। एक तो है आपका कि इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी की बात करें तो ये 2 से माफ़ कीजिएगा 0 से 2 साल, अगर इन्फेंसी पूछा गया होता, ठीक है, तो 0 से 2 साल आप टिक करते, ठीक है, तो ये होता है आपका इन्फेंसी। इसके बाद है आपका चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसे आपने पहले पढ़ा है अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये 7 से 11 के बीच रहता है, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड का होता है 6 से माफ़ कीजिएगा 2 से 6 साल, ठीक है। 2 से 6 साल की बात करें तो ये प्री ऑपरेशनल में भी आता है, ठीक है, जो पढ़ा है आपने प्री ऑपरेशनल। इसके अलावा 7 से 11 कॉन्क्रीट में आता है आपका, कॉन्क्रीट स्टेज में आता है, आते हैं, तो ये चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 से 6 साल, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने गैस किया था तो क्या पूछा गया? अर्ली चाइल्डहुड। लेटर पूछा गया होता तो 7 से 11। इसके बाद है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया डिसलेक्सिया से, ठीक है, तो डिसलेक्सिया की बात करें तो पहले भी पढ़ा है आपने, किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है? मेंटल होगा, रीडिंग होगा, बिहेवियर से रिलेटेड या फिर मैथमेटिकल? तो बिहेवियर तो नहीं होगा, मैथमेटिकल भी नहीं होगा, डिस्कैलकुलिया होता है, रीडिंग होगा इसका राइट आंसर, सभी ने गेस कर ही लिया होगा, ठीक है, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार है। तो पढ़ने से संबंधित यानी कि कोई वर्ड है और उसको वो आगे पीछे करके देख देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो कोई वर्ड अगर लें तो लर्न, अगर कोई वर्ड है तो वो आगे पीछे करके देखेगा ऐसे, तो ये होता है आपका रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है ये, शब्द को ठीक से पढ़ नहीं पाता है, और चूंकि पढ़ नहीं पाता है तो राइटिंग डिसऑर्डर भी बन जाता है उसके लिए, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसे, पढ़ने से संबंधित विकार। मेंटल नहीं होगा, ठीक है, मेंटल नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रीडिंग डिसऑर्डर। हालांकि जो ये जो डिसऑर्डर है वो कुछ चीज़ें जो न्यूरोलॉजिकली ठीक नहीं होती हैं उस वजह से होता है, लेकिन इसे मेंटल नहीं कहेंगे, ठीक, ये चीज़ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन में, शायद पिछले किसी क्लास में। स्यूडो का मतलब होता है छद्म। अब छद्म का मतलब भी हो सकता है समझ में ना आए। छद्म का मतलब
जो रियल चीज़ नहीं है, ठीक है, वास्तविक में नहीं है, ठीक है। पर स्यूडो मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर दिया भी गया मिथ्या परिपक्वता, यानी कि जो झूठ हो, सच ना हो, ठीक, ये चीज़ है। तो ये चीज़ समझ होंगे। और मिथ्या की बात करें तो मिथ्या आपने देखा भी होगा, हिंदी वगैरह में पढ़ा होगा आपने, मिथ्या का मतलब झूठ होता है, यानी कि झूठा, ठीक है, मिथ्या। और अगर आपने कभी बचपन में रामायण देखा होगा तो वहाँ पर आपको याद होगा मिथ्या वर्ड का यूज़ होता था, ठीक है। रामायण में चूंकि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता था तो उसमें मिथ्या वर्ड यूज़ करते थे। तो यही चीज़ है कि मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है, किसे कहा गया, सीडो मैच्योरिटी स्टेज। तो रॉस के अनुसार अगर बात करें डेवलपमेंट की किस अवस्था को, तो चाइल्डहुड को कहा गया। ये पहले भी हमने पढ़ा था शायद, चाइल्डहुड होगा इसका राइट आंसर अगर आपने गेस किया है तो। 2 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ देखा जाता है सीडो मैच्योरिटी। सीडो का मतलब है कि वो अपने आप को मैच्योर समझने लगते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बिहेव करने लगते हैं मैच्योर की तरह, लेकिन एक्चुअली में वो रियल नहीं रहता है, ठीक है। सीडो होता है, मिथ्या होता है। तो बी ऑप्शन आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका assessment of performance done by students frequently at the end of unit using criterion referenced test and employing multiple teaching माफ कीजिएगा techniques of evaluation is known as what type of evaluation। ये पूछा गया है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण का उपयोग करने वाली इकाई के अंत में अक्सर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन की कई तकनीकों को रोजगार किस प्रकार के मूल्यांकन के रूप में आता है, ठीक है। यानी कि जो असेसमेंट है, ठीक है, किसी स्टूडेंट द्वारा वो डन किया गया है फ्रिक्वेंटली एट द एंड ऑफ यूनिट, किस मेथड का यूज़ करके, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानदंड संदर्भित परीक्षण का इस्तेमाल करके करके तो इस एवोल्यूशन को किस नाम से कहें, पहचानेंगे या जानते हैं आप? इसे कंटिन्यूअल ऑफ एवोल्यूशन कहेंगे, पेरियोडिसिटी ऑफ एवोल्यूशन कहेंगे, बोथ कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है इसमें, बताया गया है कि फ्रिक्वेंसी के साथ ये असेसमेंट होता है, ठीक है, परीक्षण। तो इसे क्या कहेंगे? फ्रिक्वेंटली की बात की गई है, ये होगा आपका पेरियोडिसिटी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एक पेरियोडिक टाइम पर ये चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो नियतकालिक मूल्यांकन इसे कहेंगे, ठीक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूसेस मेंटल एज वर्ड वेरी फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कन्फ्यूज़न रहता है बहुत बार, ठीक है। तो मेंटल एज की बात की गई है, ठीक है, मानसिक आयु, ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने इसे इंट्रोड्यूस किया या इससे परिचित कराया, ठीक है, इसके बारे में बताया, कह सकते हैं एल्फ्रेड बिने, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। इन्होंने 1905 में अगर बात करें तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था और इन्होंने इसमें मेंटल एज की भी बात की गई थी। तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने इसके बारे में बताया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें आईक्यू की, तो ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट था ये आईक्यू नहीं था, ठीक है। आईक्यू जो था वो स्टर्न ने दिया था, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है। अगर कहीं पूछा जाए कि आईक्यू को किसने प्रोपाउंड किया, ठीक है, तो आईक्यू दिया था स्टर्न ने, बाद में इसे रिवाइज्ड किया गया था थर्स्टन द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो अगर कभी पूछा जाए कि आईक्यू सबसे पहले किसने बताया आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में, तो स्टर्न ने दिया था ये चीज़, ठीक है। मेंटल एज की बात करें तो ये दिया था आपका जिसमें इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताया था 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने। इसके अलावा एक होता है आपका मेंटल एज, एक होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कहीं पूछ लिया जाए। मेंटल एज होता है जो कि एज से संबंधित नहीं होता है, जो आपका एक्चुअल एज है उससे संबंधित नहीं है ये चीज़। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 20 साल का बच्चा है और उसका जो मानसिक स्तर है वो 5 साल या 10 साल के बच्चे के बराबर है, तो वो उसका मेंटल एज हो जाएगा, भले ही उसकी एज एक्चुअल में 20 साल है। लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है वो आता है आपका एक्चुअल में एज जो होता है आपका बायोलॉजिकल, यानी कि आप जितने साल के हैं, जितनी उम्र है आपकी, वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल, ठीक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अल्फ्रेड बिनेट की बात करें तो जो इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था उसमें इनकी हेल्प की थी थियोडर साइमन ने, ठीक है। ये नाम था इनका, इसको याद रखना। थियोडर साइमन भी इनके साथ थे,
तो कभी अगर मान लीजिए एल्फ्रेड बिनेट नहीं दिया गया ऑप्शन में और सिर्फ थियोडर साइमन दिया गया और पूछ लिया गया कि इंटेलिजेंट टेस्ट फर्स्ट किसने दिया था, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, आईक्यू टेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। आईक्यू का होता है फॉर्मूला मेंटल एज ओवर, ये होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो एक्चुअल आयु है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि स्टर्न ने दिया था, बाद में इसे रिवाइज किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? थॉम्सन द्वारा, जो मैंने भी बताया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू AMD एंड APA, ये है क्या? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी एंड APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन दोनों द्वारा गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। गंभीर मानसिक मंदता यानी कि जो आपका मेंटल स्टेज है वो सीवियर है। ठीक है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो चिल्ड्रन जिसमें होगा उसका आईक्यू कितना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बताइए आंसर। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 20 से 35 के बीच रहेगा ये आईक्यू। किसके लिए? जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है बच्चे में, अगर वो इस स्टेज में आता है तो 20 से 35 रहने वाला है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। क्या नहीं होगा ये आपको बताना है। क्रिएटिविटी की बात की गई है। सृजनात्मकता मतलब, क्रिएटिविटी मतलब होता है कि कुछ क्रिएट करना यूनिक, जो यूनिक हो। ठीक है, यानी कि इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉपीड चीज़ नहीं हो सकता है इसमें, और पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी हैं उसके वो चीज़ नहीं हो सकता है आपका क्रिएटिविटी में। कुछ नया यूनिक होता है आपका क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और या फिर मेमोराइजिंग। तो अभी मैंने बताया ओरिजिनलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है क्रिएटिविटी में, फ्लुएंसी भी होता है, ये तीनों चीज़ शामिल। लेकिन स्मृति, मेमोराइजिंग किसी चीज़ को याद करने से रिलेटेड है और इसका क्रिएटिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो स्मृति ग्रहण इसका राइट आंसर नहीं होगा। सभी ने गैस कर ही लिया होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन सम ऑफ द केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज व्हाट? कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें बच्चे जो हैं अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं, तथा ठीक उल्टा दृष्टि भी दिखाई पड़ता है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं और उनका जो मानसिक लेवल है, स्टेज है, मेंटल लेवल है, वो कई बार कम होता है, बच्चा का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कई बार ये है कि पेरेंट्स जो हैं काफ़ी मेंटल जो योग्यता है वो काफ़ी अधिक रहता है पेरेंट्स में, लेकिन बच्चे में कम हो जाता है। तो वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मात्र एवं पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम? सिंपल आंसर है लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं इसे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आए तो सिंपल आंसर आपको लगाना है लॉ ऑफ रिग्रेशन अगर आ जाता तो, कि जब पेरेंट्स में जो मानसिक योग्यता है वो ज़्यादा हो और बच्चे में कम हो जाए, कम रहे, तो लॉ ऑफ रिग्रेशन। अगर ठीक इसका उल्टा भी है तो भी यहाँ पर लॉ ऑफ रिग्रेशन का ही एक एग्जाम्पल है, नियम कहलाता है। तो प्रत्यागमन निगम का नियम। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बिलो आर गिवन द पेयर्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एक्सपोनेंट्स इंडिकेट विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको सारे पता होंगे या एटलीस्ट 3 या 2 पता हों तो भी आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो पहला है आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये किसने दिया था? अगर ये आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा है आपका इनसाइट थ्योरी, ये किसने दिया था? वर्दिमर एंड कोहलर ने, सही है या नहीं? इसके अलावा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक, केट्स ने, स्टीफन ने। इसके अलावा री इन्फोर्समेंट थ्योरी, हल एंड स्किनर। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है? ठीक है, लर्निंग थ्योरीज जो हैं उसमें से कौन सा रॉन्ग आपको दिखाया गया है, यानी कि किसने दिया है और किसका मेल सही है, मैचिंग सही हो रहा है। तो राइट आंसर अगर आपने ए गेस किया है तो बिल्कुल सही है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो है वुल्फ एंड रीड का नहीं है। ठीक, ये चीज़ है। अगर पावलोव दिया गया होता यहाँ पर पेवलोव दिया गया होता तो ये ठीक होता। इस वजह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए
एट द एज ऑफ 3 years हाउ मैनी वर्ड्स लर्न बाय अ चाइल्ड? अप्रोक्स 200, 300, 500 या फिर 1000? अब देखिए, बात करें शब्द सीखने की, तो जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं वो मुश्किल से 3 वर्ड बोल पाते हैं, ठीक। तो अगर 1 साल के बच्चे की बात की गई होती तो हम 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखिए, 2 साल के जो बच्चे हो जाते हैं तो इनका जो वोकेबलरी है या फिर शब्द है वो कितना होता है, 272 शब्द लगभग ये सीख जाते हैं। और इसके ऊपर जो है फिर तेज़ी से नंबर ऑफ़ वर्ड्स इंक्रीज़ होने लगता है। तो अगर बात करें, क्या पूछा गया, 3 साल, ठीक है, 3 साल होगा यहाँ पर। तो 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? तो ये होगा आपका, देखिए 5 साल की बात करें तो ना यहाँ पर आपका लगभग 2072 वर्ड्स सीख लेता है 5 साल की आयु में। तो 4 साल में कितना सीखेगा लगभग, अगर गेस करें, कंपेयर करें, तो लगभग 1500, 1600, ठीक। और 3 साल में कितना सीखा सीखा होगा फिर, लगभग अगर बात करें तो 1000 के आसपास ये सीख गया होगा बच्चा, अगर 3 साल की बात करें तो। और उससे कम तो 2 साल में 272 रहता है। फिर धीरे धीरे अगर बात करें तो ये 500, 600 इस तरह से बढ़ते रहता है। तो ऑप्शन डी अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही है, लगभग 1000 होगा शब्द सीख लेगा बच्चा 3 साल तक, ठीक। और 5 साल होगा तो 2000 से ज़्यादा, 2072 वर्ड्स सीख लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट आल्सो प्रिसेट्स इट, यानी कि विचार न केवल भाषा को सुनिश्चित करता है बल्कि इसे पूर्व निर्धारित भी करता है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पढ़ा होगा आपने। किसने कहा है कि विचार जो है वो भाषा को जन्म देता है, या पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, ये चीज़ किसने कहा है, ठीक है। विचार न केवल भाषा को सुनिश्चित करता है बल्कि इसे पूर्व निर्धारित भी करता है, ये किसके विचार को आगे बढ़ाता है, या फिर ये किसने कहा था? जीन पियाजे, कोलवॉग, पेवलोव या फिर वाइगोत्स्की? जीन पियाजे ने कहा था, बिल्कुल सही है आप, ये ऑप्शन आपने गेस किया होगा। जीन पियाजे ने ये चीज़ कहा था कि पहले विचार आता है, यानी कि पहले माइंड में थॉट्स आते हैं और उसके बाद फिर भाषा डेवलप होता है, ठीक। तो ये चीज़ है, भाषा और विचार के बारे में ये चीज़ कहा गया था जीन पियाजे ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पियाजे प्रोपोज दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ होता है कि जो संरक्षण है, संरक्षण के बारे में पहले बताया था कि कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल दिया था। वाटर की बात करें तो अगर आप उसे किसी बड़े पॉट में रख दें, फिर उसे किसी और सेफ के पॉट में रख दें, तो जितना पानी आप बड़े पॉट में रखेंगे उतना ही छोटे पॉट में भी रहेगा, यानी कि संरक्षित रहेगा, यानी कि पानी की मात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, संरक्षण को समझ नहीं पाते हैं। ये किस वजह से होता है? काल्पनिक घटनात्मक, माफ कीजिए, काल्पनिक घटात्मक तर्क की अक्षमता, विचारों की अपरिवर्तनीयता, सी है आपका उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ा है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की वजह से ऐसा करने में बच्चा सक्षम नहीं रहता, यानी कि वो संरक्षण को समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है, डेवलपमेंट ऑक्योर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, क्या ये पियाजे ने बताया था अपने जो थ्योरीज दी हैं, पियाजे की थ्योरी जो हैं। दूसरा आपका, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा आपका, निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीखना होता है, बच्चे अपने वातावरण पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा, जो पियाजे की थ्योरी से संबंधित नहीं है वो ये है कि लर्निंग टेक्स प्लेसेस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक। इन्होंने क्वालिटेटिव स्टेजेस की बात की है, गुणात्मक चरणों में विकास होता है, ये बताया इन्होंने, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा डी, बच्चे अपने वातावरण पर, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के अनुसार एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सी ऑप्शन आपने अगर गैस किया तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, अ चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर्स द अदर्स।
दिस इज़ ड्यू टू व्हाट, यानी कि किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर लेता है और दूसरे की अपेक्षा करता है। उपेक्षा मतलब उस पर केंद्रित नहीं कर पाता या नहीं करता है, तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर थिंग है और उस पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग किसी एक उस पर्टिकुलर पार्ट पर वो फोकस कर लेता है, लेकिन उसी चीज़ के दूसरे हिस्से को या दूसरे चीज़ को या दूसरे एस्पेक्ट को फोकस नहीं कर पाता, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। तो इसका कारण क्या होगा? उदासीन व्यवहार, नकल करने में असमर्थता, प्रतीकात्मक विचार पर ध्यान देना या फिर केंद्रीकरण। तो ये होगा आपका सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि पूरा ध्यान जो है वो एक ही, केंद्रीकरण कहते हैं इसे, एक ही केंद्र पर रहता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर रहता है, एक ही चीज़ पर रहता है। ठीक, तो डी ऑप्शन आपने गैस किया होगा, बिल्कुल सही है, केंद्रीकरण इसे कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस को, और फिर अब बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे अब जो आपकी क्लास आएंगे आगे उसमें हम देख लेंगे। तो देखिए, वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियोस में, तो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब अगली जो क्लास होगी उसमें कंबाइंड जो आपके रहेंगे रिवीजन क्लास के तौर पर वो हम करेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, और इसके अलावा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना। यहाँ पर आपको सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आप कर सकते हैं तो, और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।